अशोक वानखेड़े जी के साथ हम अभी यही जानना चाहेंगे इससे, क्योंकि आखिरी समय में अशोक सर आए हैं। लेकिन एक चीज मुझे जाननी है सर, कि अभी संतोष मल्होत्रा जी भी कह रहे हैं, समाना जी भी कह रही है कि राइट ऑफ का मतलब होता है कि पैसा उड़ गया। ये 8.5 लाख रुपए कहाँ गए, किधर उड़ गए, किसकी जेब में चले गए, कुछ पता नहीं है। सिर्फ इतना पता चल रहा है कि 8.5 लाख करोड़ रुपए लगभग ये राइट ऑफ हो गए। बैंकों की सेहत बेहद खराब होने वाली है। क्या लगता है आपको, कहाँ गए ये सब? एक नया शब्द इंट्रोड्यूस हुआ था, हेयर कट। वो हेयर कट हो या राइट ऑफ हो, ये सिर्फ बैंक की बैलेंस शीट ठीक करने का एक प्रोसेस है जी। प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप जब राइट ऑफ करते हैं तो आपकी बैलेंस शीट बैड लोन से ठीक करते हैं, लेकिन जो पैसा गया सो गया। और वित्त मंत्री लगातार पार्लियामेंट में ये बात बताने का प्रयास करते हैं कि ये राइट ऑफ के मायने ये नहीं है कि हम रिकवरी प्रोसेस बंद करेंगे, लेकिन रिकवरी प्रोसेस जो है, वो मेरे पास आंकड़ा जो है, वो रिकवरी प्रोसेस मात्र 13% है। मतलब आप ये 9 लाख करोड़ का जो पैसा गया है, उसमें से रिकवरी प्रोसेस करके वो 13% भी वापस लाए तो भी कितना पैसा है? जितना पैसा सरकार बैंकों की सेहत ठीक करने के लिए बैंकों को देता है, उसका 3 गुना राइट ऑफ होता है। जी। सवाल यह है कि जब ये पैसा राइट ऑफ होता है तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है? हमारे यहां तो बैंक इतने शर्मिले हैं कि वो ये तक नहीं बताते कि राइट ऑफ अमाउंट किस उद्योगपति का है। ये लिस्ट भी आप आरटीआई में लोगे तो हाथ ऊपर कर देते हैं। जी। तो सवाल ये है कि क्या ये सरकार भी उद्योगपतियों के हाथ में खेल रही है? एक बार गडकरी जी ने हाथ से विनोद करते हुए एक बात कही थी कि यदि आप कार का लोन लेते हो और एक ईएमआई नहीं देते हो तो आप बहुत बड़े डिफॉल्टर होते हो। आपके घर से कार लेके जाते हैं, ये कर जाते हैं। यदि आप 100 करोड़ रुपए के लेनदार हो तो बैंक आपके घर आके पैसा देती है, और आप डिफॉल्टर होने पे भी बैंक की इतनी औकात नहीं कि वो आपको पैसा वसूल करने के लिए कोई जबरदस्ती करे। कई इंसॉल्वेंसी से लेके कई कानून बने हैं, लेकिन ये कानून के अल्टीमेटली परिणति क्या है, रिजल्ट क्या है? यदि मुझे सरकारी आंकड़ा ये बताता है कि 13% की रिकवरी एनपीए की है, तो ये जो राइट ऑफ हो गया है 9 लाख, इसका मायने 1 लाख करोड़ ही रिकवर या 1.5 लाख करोड़ रिकवर होगा। जी। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा ये माफी के मामले में ही आएगा। इसे आप कर्ज माफी ही समझोगे। जी। इसे ये सिर्फ जगलरी है आंकड़ों की। किसी भी बैंक की सेहत उसके कर्ज देने पे, कर्ज रिकवरी पे और कर्ज पे मिलने वाले ब्याज पे उस बैंक की सेहत होती है। यदि बैंक लगातार डूब रहा है, एनपीए का परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है और ये एनपीए हो रहा है, तो आप उसको राइट ऑफ करके आपका बैलेंस शीट तो ठीक करोगे, लेकिन बैंक की वित्तीय स्थिति क्या होगी? फिर आप सरकार के पास आओगे कि हमें लगातार पैसे दे। जी। सवाल ये है। तो ये मुझे लगता है मतलब क्या ये मूवी के पुल की तरह रंग-रोगन करके ठीक किया गया है? अंदर से पुल खोखला हो रहा है, ऊपर से रंग-रोगन कर दिया गया। मैंने वही तो कहा, ये वही मोरवी पुल की कहानी है जी। कि पुल रिपेयर करने के लिए करोड़ों रुपए दिए, उन्होंने रंग रोगन कर दिया, लकड़ी के प्लांट के जगह एल्यूमिनियम के प्लांट डाल के पुल का वजन बढ़ा दिया। ये नहीं देखा कि पुल की जो एंकर पिन है वो उखड़ जाएगी जी। कोई सरकार ये नहीं देखती कि हम सरकार का दायित्व क्या है, बैंकिंग सिस्टम लॉस में क्यों जाती है, सरकार को ये देखना होगा। यदि बैंक में आप लगातार पैसा इन्फ्यूज कर रहे हो, बैंक को सरकार पैसा दे रही है और उसके 3 गुना बैंक एनपीए घोषित कर रही है, तो ये बैंक के किसी अधिकारी की अकाउंटेबिलिटी है क्या? जो लोन एनपीए हो रहे हैं वो एनपीए क्यों हुए? क्या उसका आपने जब बैंक का लोन दिया तो क्या आपने ये देखा कि वो एनपीए कैसे होंगे? जब बैंक को आप लोन देते हो किसी प्रोजेक्ट को, तो उस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी देखते हो, उस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी में वो क्या इंस्टॉलमेंट वापस करेगा क्या, इसकी वायबिलिटी देखते हो। जब आपको लगता है कि वो इंस्टॉलमेंट वापस करने की स्थिति में है, तब आप उस प्रोजेक्ट को लोन देते हो। जिसने इसका इवैल्यूएशन किया, उस एजेंसी पे क्या एक्शन ली, जिस अधिकारी ने इवैल्यूएशन किया
उस अधिकारी की क्या एक्शन हुई? क्या अधिकारी, नेता, मंत्रालय के अधिकारी, ये तमाम लोग मिलकर एनपीए के लिए लोगों को उत्साहित करते हैं? ये तो यही हो गया कि किसानों को मालूम है इलेक्ट्रिसिटी के बिल खत्म होंगे चुनाव के टाइम पे, तो वो बिल ही नहीं देते। इससे जी। भारत की इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। पॉपुलरिस्टिक मेजर्स तो आप ले लोगे, ये एनपीए जी। जो है उस बैंक की नाकामी है। एनपीए जो है ये सरकार की नाकामी है कि सरकार का आरबीआई जो है वो उस बैंक को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाया, जो मॉनिटरिंग कर पाया। सरकार के बड़े बड़े बैंक के एक डायरेक्टर आरबीआई के होते हैं, वो डायरेक्टर उस बैंक में क्या कर रहा था जब ऐसे लोन बट रहे थे? जब 9 लाख करोड़ कोई बड़ा मतलब छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और यदि इतना बड़ा अमाउंट आप ये कहते हो कि पिछले 4 साल में राइट ऑफ हुआ, और सरकार का रिकॉर्ड है कि आपकी एनपीए की रिकवरी 10 से 12-13% के बीच में आती है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ 20 से 22, 28%, 27%, 87%, यदि हम ये सोचे कि ये वाकई ऋण डूब चुका है, ये पैसे डूब चुके हैं, तो ये पैसे है किसके? सरकार जब बैंकों को पैसा देती है तो ये पैसा सरकार के जो मंत्री है अपनी निजी प्रॉपर्टी बेच के नहीं देते। यदि वित्त मंत्री सीतारमन है तो वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के नहीं दे रही ये पैसा टैक्स पेयर्स का पैसा है। टैक्स पेयर्स के पैसे की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यदि टैक्स पेयर का पैसा ऐसे ही उद्योगपति की भेंट चढ़ता गया तो फिर टैक्स क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय में एक केस पेंडिंग है, और मुझे खुशी होगी यदि सर्वोच्च न्यायालय एक कमेटी बनाती है, टैक्स पेयर्स एसोसिएशन की बात हो रही है, और वो इस बात का मॉनिटरिंग करेगी कि हमारा दिया हुआ टैक्स का पैसा सरकार ठीक से उपयोग में लाती है या नहीं। यदि सरकार इसका उपयोग की जगह अपयोग करती है तो बाकायदा उस कमेटी को इतना अधिकार होगा कि वो सरकार पे अंकुश लगाए। और समय आ गया है, यूपीए बदनाम थी तो एनडीए कहां से सुखी हो गई? नरेंद्र मोदी की सरकार कहां से अलग हो गई? ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन सिलेक्टेड लोगों को ही खिलाऊंगा, ये तो नहीं बात कही थी आपने। और वर्तमान में तो यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि 9 लाख करोड़ में कोई आम आदमी, कोई किसान, कोई बेरोजगार, पटरी वाला, 5,000 वाला, 15,000 वाला, 20,000 वाला, 1 लाख वाला लोन नहीं है। ये लोन 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ वाले लोन हैं। इतने बड़े लोन कैसे डिफॉल्ट होते हैं? सवाल ये है। जी, ये सवाल बड़ा है और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि हम लोग जब अचानक आता है कि आपके अकाउंट से 200 रुपए कट गए, 125 रुपए कट गए, 120 रुपए कट गए, कभी एटीएम मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर, कभी कहीं तो कभी कहीं, कभी चेकबुक मेंटेनेंस के नाम पर, तब लगता है कि ये जो बैंकों को घाटा हो रहा है उसकी भरपाई उनसे की जा रही है, यानी हमारे जैसे लोगों से की जा रही है जिनका इस डिफॉल्ट में कोई योगदान, रत्ती भर का एक चौवन्नी का भी योगदान नहीं है, लेकिन उनसे पैसे लेकर के वसूली करके बैंक कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, वो अपनी बैलेंस शीट ठीक करें तो क्या करें। जी अशोक सर। अभिषेक जी, मैं यहाँ थोड़ा डिफर करता हूँ। जी। आम आदमी यदि सोचे कि उसका योगदान नहीं है तो यकीनन उसका योगदान। हम सत्ता में ऐसे लोगों को, सत्ता में दलालों को भेजते हैं जो हमारे यहाँ राज कर रहे हैं। जब दलालों को राज करने के लिए भेजोगे तो वो उद्योगपतियों की दलाली करेगा, और उद्योगपतियों की दलाली करेगा तो फिर यही परिणति होगी। तो हमारे यहाँ आम जनता को, जिसको आज दुख है इस बात का, जो पीड़ा आपके शब्दों से आ रही है, जो आपको पीड़ा हो रही है, तो जनता को अपने नुमाइंदे चुन के जब भेजते हैं, जब चुनाव में आप बटन दबाते हो, वो 30 सेकंड का टाइम होता है बटन दबाने के लिए, लेकिन वो 30 सेकंड आपका भविष्य तय करता है। तो लोगों को ये देखना होगा कि हम ऐसे लोगों को चुनाव जितवा के भेजे जो वाकई हमारे टैक्स पेस का, हमारे टैक्सेस का सही विनियोग करे, ना कि ये बैड डेप्ट अनाउंस करे और बाद में एक टैगलाइन जोड़े, अरे ये बैड डेप्ट इसका मतलब ये नहीं है, ये राइट ऑफ का मतलब ये नहीं कि हम वसूल नहीं करते, हम इसका वसूल करके दिखाएंगे। लेकिन वसूली क्या होती है? 10, 12, 13%। बाकी 87% का क्या होगा? कौन इसकी जवाबदेही देगी? और यकीनन नरेंद्र मोदी जी की जवाबदेही बनती है, क्योंकि सरकार वही चला रहे। अब सरकार चलाने की बात करते हैं, निर्मला सीतारमन तो कह रही है सदन में कि कुछ लोगों से देश की तरक्की को देखकर जलन हो रही है। सवाल उठाने पर तो ये सब चीजें सुनने को मिलता है विपक्ष को, आपने देखा होगा ना। तरक्की देश करे तो जलन होगी। जिस देश पे 145 लाख करोड़ का कर्जा हो, जिस देश का बजट में सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर डेब्ट सर्विसिंग का हो, 2020-21 का बजट में 23% एक्सपेंडिचर का हिस्सा कर्जे की अदायगी और ब्याज अदायगी में जाता हो,
जिस देश का डिफेंस का खर्चा मात्र 9.7% हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगातार नितिन गडकरी बात करते हैं उसका खर्चा 8.9% हो, और सिर्फ ब्याज और कर्जा अदायगी का खर्चा 23% हो, उस वित्त मंत्री को शर्म आनी चाहिए ये बोलने के लिए कि हम तरक्की कर रहे हैं और जलन हो रही। शर्म आनी चाहिए।